हम ऑक्सफोर्ड के बारे में जानते हैं, लेकिन नालंदा के रहस्य के बारे में कितना जानते हैं? जिस जगह खुद बुद्ध के पैर पड़े हों, उसके साथ ऐसे कैसे हो सकता है? नो टेक्नोलॉजी, नो इंटरनेट, नो न्यूज़पेपर, फिर भी नालंदा यूनिवर्सिटी का फेम वर्ल्ड वाइड था। या विदेशी आक्रमणकारियों ने किया इस ज्ञान के मंदिर का सर्वनाश? भारत की सच बताइए, हर 2 सेकंड में रील स्किप करते करते थक गए हैं, कंटेंट के नाम पे उलझुल हरकतों से पक गए हैं, है ना? तो फिकर नॉट, मैं हूं ना, मैं करूंगा इंडियन हिस्ट्री में छुपी मिस्ट्री को अनफोल्ड, कुछ राजों से उठाऊंगा पर्दा और सच्चाई लाऊंगा सबके सामने, दिखाऊंगा कुछ अननोन जगहें और कहीं कोई महान हस्ती, और कराऊंगा इंडिया के अमेजिंग पास्ट से प्रेजेंट की दोस्ती ओनली ऑन हिस्ट्री हंटर विद मनीष पॉल। नागार्जुन, दिग्नागा एंड धर्मकीर्ति जैसे महान स्कॉलर्स में कॉमन क्या था? ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट्स थे। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे विस्तृत एंड विशाल विश्वविद्यालय था। जो सब्जेक्ट्स यहाँ पढ़ाए जाते थे वो दुनिया में और कहीं नहीं पढ़ाए जा रहे थे। यहाँ एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई होती थी, लॉजिक की पढ़ाई होती थी, मेडिसिन की पढ़ाई होती थी। मॉडर्न वर्ल्ड को इसके बारे में पता चला 19th सेंचुरी में। सदियों तक ये महान यूनिवर्सिटी दफन रही जमीन के अंदर। बट व्हाई? भौतिक साक्ष्यों को देख करके ऐसा लगता है कि ये लगभग 700-800 वर्षों तक कोई अस्तित्व में नहीं था, जनमानस के कोई परिचय में नहीं था। क्या यहाँ होने वाली पढ़ाई ही इस यूनिवर्सिटी की बर्बादी का रीजन थी? जो उनकी जो फिलॉसफी थी वो बाद में धीरे धीरे तंत्रयान, पंचमकार जिसमें कहते हैं मांस, मछली और मदिरा, इस सब आना शुरू हो गया। या विदेशी आक्रमणकारियों ने किया इस ज्ञान के मंदिर का सर्वनाश? इस क्षेत्र में प्रथम जो हमला हम देखते हैं वो आपको अल्चिन हुनों का है, जिसमें मिहिर कुल का नाम आता है। कुछ का मानना है 8th सेंचुरी के बाद इस यूनिवर्सिटी की इम्पोर्टेंस अपने आप कम हुई। There were other viharas like Vikramshila, Somapura, Odantapuri, which were rival institutions that were built by Pala dynasty and Pala kings. So they attracted monks even to those places. नालंदा महाविहार, जिसकी नींव रखी गई द 5th सेंचुरी BC में, यस, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुद्धा, और इसे यूनिवर्सिटी की तरह डेवलप किया 5th सेंचुरी AD में गुप्त साम्राज्य के कुमार गुप्त ने, जिस महाविहार में 16,000 किलोमीटर दूर से पैदल ट्रैवल करके ह्यूमन हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट स्कॉलर एंड ट्रैवलर ह्वेनसांग पढ़ने आए। उस यूनिवर्सिटी का नामो निशान कैसे मिटा? क्या इसे जलाकर नष्ट किया गया, या ये शिकार हुई पॉलिटिक्स का? इसे बाहरी ताकतों ने मिट्टी में मिलाया, या खुद यहाँ पढ़ रहे स्टूडेंट्स ने? पढ़ाई का तरीका बदला तो क्या नालंदा का भविष्य भी अंधेरे में चला गया? कहते हैं जब कोई नहीं बोलता ना, खामोशी बोलती है। हिस्ट्री हंटर में मैं ढूंढ निकालूंगा जमीन की गहराइयों में दफन इस नॉलेज सेंटर की रियल हिस्ट्री। तो आइए मेरे साथ पता लगाते हैं कैसे नालंदा यूनिवर्सिटी का नामो निशान ही मिट गया। इन 1811-12 बिहार के एक गांव में लोगों ने लोकल अथॉरिटीज को वहां से मिलने वाली बुद्धिस्ट मूर्तियों और रुइंस के बारे में बताया, तो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के कान खड़े हो गए। स्कॉटिश फिजिशियन फ्रांसिस ब्यूकैनन हैमिल्टन सर्वे करने आए तो उनके पल्ले नहीं पड़ा ये रुइंस किसके हो सकते हैं। फिर 1847 में बंगाल 6th नेटिव इन्फेंट्री के ऑफिसर मार्कम कीटो आए। कीटो एक आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। साइट देखते ही समझ गए ये रुइंस एक वर्ल्ड फेमस हेरिटेज के हैं, जो सालों पहले मिट्टी में मिल गई थी। लेकिन कैसे? इस वक्त मैं हूं नालंदा महाविहार के रुइंस में, पटना से करीबन 90 किलोमीटर दूर। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम भी इसी जगह आए थे, जहां हैमिल्टन और कीटो आए थे। कनिंघम ने इस जगह एक्सकवेशन किया और उन्हें मिले 2 इंस्क्रिप्शंस, जिनमें रेफरेंस था द ग्रेट नालंदा यूनिवर्सिटी का, और वो मोमेंट बना इंडियन हिस्ट्री का यूरेका मोमेंट। Using those, Cunningham was the one who actually identifies the site as the site Nalanda visited by Xuanzang.
Alexander Cunningham is the first Director General of Archaeological Survey of India. He set up Archaeological Survey of India in 1861 and he visited many sites in North India and excavated them. Nalanda was one of them. लेकिन जिस इंस्टीट्यूशन से नागार्जुन, दिगनागा और धर्मकीर्ति जैसे महान स्कॉलर्स पढ़ के निकले, उसका वजूद ही मिट गया। वैसे जिस जगह खुद बुद्ध के पैर पड़े हों, उसके साथ ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान बुद्ध के समय से ये लोग मानते हैं कि यहाँ अस्तित्व में रहा होगा, क्योंकि इस क्षेत्र को उन्हीं के समय में पावारिका के नाम से जाना जाता है और ये बुद्ध निकाय में, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं, निकाय हैं, उसमें इसकी चर्चाएं आती हैं। Fahyan visited the area in the early 5th century. He doesn't really record the name Nalanda, but he mentions the place Nalo. And the way he records the location of Nalo, south of Patna, north of Rajgir and so on, Nalanda fits to its location. ये यूनिवर्सिटी जैसे आप खंडर के रूप में देख रहे हैं, इसे कुमार गुप्त ने एस्टैब्लिश किया था। उसके बाद हर्षवर्धन और पाल डायनेस्टी ने इसे सपोर्ट किया। उस सपोर्ट से ये बहुत ग्रो कर रही थी, फ्लरिश कर रही थी। 7वीं 8वीं शताब्दी में ये काफ़ी इसका महाविहार का एक रूप ले लिया था। हम लोग उसके महाविहार कहते हैं, आज के शब्दों में विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी का नाम लेते हैं, लेकिन उस समय ये शब्द था नहीं। जब वो फुल स्विंग में था, उस समय कहते थे कि राजा ने 200 गांवों का दान किया हुआ था। 200 गांवों का दान इसलिए मतलब उसमें से जो राजस्व होते थे या वहाँ से लोग दूध, दही, गेहूँ वगैरह वो शिष्यों को, आचार्यों को यहाँ देते थे, जिससे कि शिष्यों को बाहर भिक्षाटन के लिए जाना नहीं पड़ता था। लेकिन वक्त इसे कुछ और ही रूप दिखाने वाला था। इस यूनिवर्सिटी का भविष्य बदलने वाला था। लोग जो थे, जो दूसरे क्षेत्र में शासन सत्ता में थे, उन लोगों को जो दुनिया में इतना बड़ा शैक्षणिक केंद्र के रूप में ये था, उन्हें शायद पसंद नहीं होगा। तो इस क्षेत्र में प्रथम जो हमला हम देखते हैं वो आपको अलचिन हुनों का है, जिसमें मिहिर कुल का नाम आता है। हूनों के हमलों ने इस ज्ञान के मंदिर को एक बड़ा झटका दिया, लेकिन कहते हैं ज्ञान को तलवार से नहीं काटा जा सकता। इसीलिए नालंदा भी ऐसे हमलों के बावजूद सरवाइव कर गई थी, लेकिन इस यूनिवर्सिटी पर अभी खतरे टले नहीं थे। So it was an establishment that was active for a long time. But it is not necessary that it was this large Mahavihara throughout. It would have had its gradual growth and according to evidences, it shows a gradual decline as well. There were other viharas like Vikramshila, Somapura, Odantapuri, which were rival institutions that were built by Pala dynasty and the Pala kings starting from 8th century onwards. So they attracted monks even to those places. इसमें 4 अलग अलग हमें लेयर मिलते हैं, ऐसे लेयर जो ये पुख्ता प्रमाणित करते हैं कि ये एक बार खत्म हुआ था, उसके ऊपर पुनर्निर्मित हुआ, फिर खत्म हुआ और फिर पुनर्निर्मित हुआ। बाहरी हमले हो रहे थे, आसपास के इलाकों में दूसरी कॉम्पिटिटिव यूनिवर्सिटीज भी वजूद में आ रही थी, लेकिन नालंदा को कुछ राजाओं का सपोर्ट मिल रहा था, इसलिए ये कुछ वक्त और ग्रो करती रही। शामन हुई ने अपनी बुक लाइफ ऑफ श्वेनसांग में नालंदा यूनिवर्सिटी की बड़ी बड़ी इमारतों का जिक्र किया है। वो लिखते हैं, यहाँ सुंदर सजी मीनारें, परी जैसे सजे बुर्ज और बहुमंजिला कोर्ट्स थे, जिसके अपर रूम्स बादलों से भी ऊपर थे। और कहते हैं 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स थे यहाँ पर, जो दुनिया भर से आते थे, और उन्हें पढ़ाने के लिए 2500 से ज्यादा टीचर्स थे। इमेजिन करिए 5th-6th सेंचुरी, नो टेक्नोलॉजी, नो इंटरनेट, नो न्यूज़पेपर, फिर भी नालंदा यूनिवर्सिटी का फेम वर्ल्ड वाइड था। हाउ अमेजिंग इज दैट। चूंकि राजगीर के आउटर क्षेत्र में नालंदा का स्थिति था, तो आप देखते हैं कि राजगीर में सिल्क रूट के माध्यम से चाइना से, सेंट्रल एशिया में या साउथ ईस्ट एशिया में जो भी लोग थे वो आ रहे थे, तो इसका प्रचार प्रसार भी इसके माध्यम से हुआ होगा, इस चीज से इनकार नहीं कर सकते हैं।
ये जो हमारी वर्ल्ड फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी है ना, इसमें एडमिशन ऐसे ही नहीं मिलता था, बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता था, वो भी खड़े खड़े, वो भी गेट पे, वो भी द्वार पंडित को। द्वार पंडित नहीं समझे? अरे गेट पे जो एग्जामिनर्स होते हैं ना, वो, आई लव द नेम द्वार पंडित। दिख गए सर। सर कहाँ से आए हो? घर से। क्यों आए हो? हंट करने। हंट करने? नहीं, वो वाला हंट नहीं, हिस्ट्री हंटर। परमिशन लाए हो? हाँ, सबकी परमिशन है। ASI, FBI, CBI, सबकी परमिशन लेके आया हूँ। पाई के वैल्यू बताओ। पाई का वैल्यू तो पता नहीं गुरुजी, हम दोनों पाई पाई। मैं प्लीज जाऊँ। मूल्य मध्यम आकारिका क्या है? गुरुजी, इसका तो मुझे भी नहीं पता, कुछ और पूछिए ना। संबंध परीक्षा वृत्ति के बारे में बताओ। गुरुजी, मेरे इससे कोई संबंध नहीं है, पर संबंध बनाना चाहता हूँ, दिल लगा के पढ़ूंगा, पास करता हूँ। मन लगा के पढ़िएगा। दोस्तों, मुझे मेरा पास्ट याद आ रहा है। मैं पहले भी नालंदा यूनिवर्सिटी आया था, युगांडा से पैदल चल के आया था, और द्वार पंडित ने ऐसे ही मेरा एग्जाम लिया था और मैं पास हुआ था। यस, नहीं बड़ी बात है, क्योंकि उस टाइम पे ना सिर्फ 10 में से 2 लोग होते थे जो पास किया करते थे, और उनमें से मैं एक था। वैसे टैलेंट बड़ा, पर कभी घमंड नहीं किया। बट कैन यू इमेजिन, पासिंग परसेंटेज ओनली 20%, लेकिन मैं 100% जान लगा दूंगा ये जानने के लिए कि आखिरकार इन रूइंस में दफन क्या है। आखिर ऐसा क्या हुआ था नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ, ये राज तो मैं रिवील करके ही मानूंगा। नालंदा महाविहार किसी जमाने में जो जगह दुनिया भर के स्टूडेंट्स को विद्या बांट रही थी, वो खुद खंडर में कैसे बदल गई। ये भी कहा जाता है ASI ने आज जो साइट एक्सकवेट की है, वो पूरी यूनिवर्सिटी का सिर्फ 10% है। एक चीनी यात्री, उनका नाम था मुनिश्री, ये फेंगसांग के बाद आए थे यहाँ पर। उन्होंने वर्णन किया है अपने अकाउंट में कि यह 48 ली के क्षेत्र में, उसके मतलब पेरीमीटर में ये विस्तीर्ण था। 1 ली बराबर विद्वानों द्वारा जो कैलकुलेट किया गया है, वो लगभग 500 मीटर के आसपास माना गया है। अगर 48 ली को हम कैलकुलेट करें तो ये कम से कम 20 किलोमीटर तो होता है। मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, जो एक्सकवेट नहीं हुआ, और हो सकता है वो राज भी उसी मिट्टी में कहीं छुपे होंगे। यहाँ पर लाखों की संख्या में पांडुलिपियाँ थी। विभिन्न जो उनके पढ़ाए जाने वाले पठन पाठन के जो सूत्र थे, जो मंत्र थे, उनके द्वारा जो इजाद किए गए थे, वो सब वहाँ रखे हुए थे। कहते हैं कि 3 लाइब्रेरी हुआ करता था, रत्नरंजक, रत्नदधि, रत्न सागर, और ये तीनों जो लाइब्रेरी जिस स्थान पर रहता था, उस स्थल का नाम था धर्मगंज। अभी वर्ल्ड्स बिगेस्ट लाइब्रेरी है यूके की ब्रिटिश लाइब्रेरी और यूएस की लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। इन दोनों ही लाइब्रेरीज में 17 करोड़ से भी ज्यादा आइटम्स हैं। कहा जाता है नालंदा की लाइब्रेरीज में लाखों की संख्या में मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी, लेकिन ASI को एक्सकवेशन में ऐसे कोई सबूत नहीं मिले। वहीं तिब्बतन सोर्सेज में 9 मंजिला लाइब्रेरी का जिक्र मिलता है, और उसके खत्म होने का एक रीजन भी मेंशन है। कोई ब्राह्मण तीर्थिक वहाँ से गुजर रहे थे, और यहाँ के जो श्रमण जो छात्र थे, नटखट छात्र, उन्होंने गंदा जल उनके ऊपर फेंक दिया था, जिससे वो क्रोधित हो गए, और उन तीर्थिकों ने यज्ञ का आह्वान किया, और उस यज्ञ से जो अग्नि उत्पन्न हुई उसको उन्होंने वहाँ पर फेंका, जिससे रत्नरंजक नामक 9 मंजिला पुस्तकालय जल गया है। कोई पुरातात्विक अवशेष में प्रमाण नहीं मिलता है कि 9 मंजिला होगा या 3 मंजिला होगा या 4 मंजिला होगा। जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वो 9 अलग अलग स्तर के मिले हैं। मीन्स इसके संरचनात्मक जो चरण हैं वो बिहार संख्या 1 से अवशेष मिले हैं, जिसके 9 सक्सेसिव बोलते हैं ऑक्यूपेशनल लेवल्स थे। तो उसमें भी 4 टाइम अलग अलग डिस्ट्रक्शन के एविडेंस मिलते हैं, बट उसको 9 टाइम तक ऑक्युपाई किया गया था, न कि वो 9 मंजिला भवन था। ऐसा कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलता है। जब पास से पिक्चर क्लियर नहीं दिखती तो आपको थोड़ा दूर होना पड़ता है, जिससे हमारा विजन और नजरिया दोनों बदल जाता है। प्रोफेसर MB रजनी ने भी वही किया।
उन्होंने सैटेलाइट इमेजिंग से नालंदा को मैप किया। तो क्या उन्हें उसमें कहीं लाइब्रेरी दिखी? क्या वो लाइब्रेरी की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस कर पाई, या उनके सामने कुछ और ही तस्वीर आई? I started by looking at the large area covering whole of South Bihar, and I saw that there were many water bodies that clustered around Nalanda. There were long rectangular water bodies, there were square water bodies, there were circular, but there were more squares that have dried on the sides, and the site itself was in the center. So this is an anomaly. There is no other reason for so many water bodies to have come around this area but for supporting a large settlement. इसी कड़ी में नालंदा विश्वविद्यालय के पश्चिम दिशा में 2022 के वर्ष में एक तालाब का डिसिल्टेशन का काम चल रहा था। उस तालाब को देहर पोखर बोलते हैं। उस तालाब के निचले तल से एक पक्का घाट का अवशेष मिला, और ऐसा इत्सिंग वर्णन करते हैं कि जब आचार्यगण स्नान करने के लिए जाते थे तो वहाँ बहुत पक्का घाट था, सुंदर घाट बना हुआ था। तो भौतिक साक्ष्य के रूप में भी ये अवशेष मिल रहे हैं। जिस तरह ASI को अपनी लेटेस्ट डिस्कवरी में हजारों साल पुराना पॉन्ड मिला, उसी तरह इतने लार्ज अनएक्सकवेटेड एरिया में हो सकता है लाइब्रेरी भी कहीं दफन हो, जिसे अब तक कोई ढूंढ नहीं पाया। 6 buildings that are called as temples because they are sacred structures, and we have about 11 buildings which were monasteries. So they have monastic cells and a central hall. Then there are several other smaller structures which may have been shrines. Within the excavated area of Nalanda, no other structures that have been excavated that indicate that it was a library, let alone a 9-storied library. अभी तक जो भी प्रामाणिक साक्ष्य हैं वो सर्वाधिक बिहार संख्या 4 की ओर इंगित करते हैं, क्योंकि उसकी बनावट कुछ इस प्रकार की है कि वो लगता है कि यहाँ पांडुलिपि रखी जाती होगी, क्योंकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में इसी प्रकार के भवन को लाइब्रेरी भवन असर्टन किया गया है। तो मोनास्ट्री संख्या 4 जो है हो सकता है वही लाइब्रेरी भवन हो। मोनेस्ट्री नंबर 4 में लाइब्रेरी जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की बाकी मोनेस्ट्रीज कैसी थी। ये है मोनेस्ट्री नंबर 6। देख सकते हैं बीच में ये ओपन स्पेस है, और चारों तरफ जो आपको रूम्स दिख रहे हैं इनमें स्टूडेंट्स रहते थे, और इस ओपन एरिया में उनकी क्लासेस होती थी। एक तरफ टेम्पल था और इस पोडियम पर टीचर बैठ के स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। यहाँ पर कुआं भी था, और कहते हैं खाना बनाने के लिए ये चूल्हा था। खुदाई में मिली कुछ 10 मोनास्ट्रीज में लगभग सभी का स्ट्रक्चर ऐसा ही है, लेकिन एक मोनास्ट्री नंबर 1 अलग है, उसमें बना स्ट्रक्चर अलग है, और शायद ये स्ट्रक्चर भी एक वजह था इस यूनिवर्सिटी की बर्बादी का। आखिर क्या हो रहा था इस स्ट्रक्चर के पीछे? इस यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा था जो नहीं होना चाहिए था। जिस यूनिवर्सिटी ने सदियों तक अपना नॉलेज पूरी दुनिया में फैलाया, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसने उसे जमीन के अंदर गहराइयों में ढकेल दिया? नालंदा यूनिवर्सिटी की बर्बादी के पीछे आखिर कौन था? इसके कई कारण हैं। एक तो कारण है कि इसमें थेरवाद और महायान का आना। महायान भी शुद्ध महायान थी, लेकिन बाद में इसका तंत्रयान का प्रवेश हो जाना, तो लोगों के बीच में तंत्रयान की बात जो है थोड़ा सा ठीक नहीं हो पा रही थी। खास करके मोनास्ट्री नंबर 1 में आप देखेंगे तो 5वें चरण में लोग कोर्टयार्ड में ही स्तूप निर्मित कर देते हैं। तो जो ओपन कोर्टयार्ड में जहां पर डिस्कोर्सेस होता था, क्लास होता था, इट मीन्स आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्शन भी शुरू हो चुका था। कहीं मोनेस्ट्री नंबर 1 की इन्हीं ऊंची दीवारों के अंदर इस तंत्र की प्रैक्टिस तो नहीं होती थी? क्या यही वो प्रैक्टिस थी जो इस यूनिवर्सिटी में नहीं होनी चाहिए? थेरवाद और महायान और फिर तंत्र बुद्धिज्म के चक्कर में नालंदा की इंपॉर्टेंस घटती तो नहीं चली गई? जो उनकी जो फिलॉसफी थी, और वो बाद में धीरे धीरे तंत्रयान, पंचमकार जिसमें कहते हैं मांस, मछली और मदिरा, इस सब आना शुरू हो गया। उस तंत्रयान की पद्धति सही थी, लेकिन लोगों में इंटरप्रिटेशन जो है वो गलत चला गया कि ये भिक्षु लोग तो मतलब जो है इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। तो इस वजह से लोगों में धीरे धीरे उसके प्रति रुझान कम होता गया।
नालंदा के मिटने का एक और रीजन सामने आया, जो है तंत्र बुद्धिज्म का बढ़ना, जिसे लेकर कई मॉन्क्स में आपस में भी मतभेद थे और शायद यही वजह रही जिससे लोकल्स और राजाओं ने भी इस महाविहार को सपोर्ट करना बंद कर दिया। राजाओं ने महाविहार पर ध्यान देना बंद कर दिया और आक्रमणकारियों के हमले बढ़ने शुरू हो गए। कौन थे जो यूनिवर्सिटी जैसे नॉलेज सेंटर को अपना निशाना बना रहे थे? देखिए, बख्तियार खिलजी के हमला भी एक कारण इतिहासकारों का मानना है और इसकी चर्चा जो है आपको मिनहाजुल सिराज कृत तबकाते नासरी में आता है। दो सोल्जर्स जो दोनों भाई थे और उसका उन्होंने इंटरव्यू लिया था, तो उस समय वो चर्चा करता है कि जब बख्तियार खिलजी वहाँ गया तो एक बहुत बड़ा दुर्ग की तरह था और वहाँ सैकड़ों ब्राह्मण थे जिनके सर मुंडन किए हुए थे और उस समय उसने जा कर के वहाँ कत्लेआम शुरू कर दिया। उसके बाद फिर वहाँ बहुत सारी पुस्तकें थी, उसने बोला कि ये सारे भी खत्म कर दो। और बख्तियार खिलजी के इस हमले से नालंदा फिर कभी नहीं उभर पाया। This was the final and fatal blow on the fate of नालंदा। इस महान महाविहार का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की लाखों मैन्युस्क्रिप्ट्स बर्बाद हो गए। जो बचे स्टूडेंट्स थे वो भाग गए और दोबारा आने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। और उसके बाद भारत के इतिहास से ये सबसे महान यूनिवर्सिटी हमेशा के लिए खत्म हो गई। मेरी हंट से ये तो क्लियर हो गया, नालंदा यूनिवर्सिटी के नष्ट होने के एक नहीं कई कारण जो धीरे धीरे इस महान यूनिवर्सिटी के वजूद को धुआं कर